डिफेंस डोज के इस तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर। आज हम बात करेंगे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की। जानेंगे कि LOC वाकई है क्या और भारत की सीमाओं के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। सुमित, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। ये बताइए कि LOC पहले इसको क्या कहा जाता था और LOC नाम आया कैसे, जिक्र कैसे शुरू हुआ और इसका महत्व क्या है भारतीय सीमाओं के संदर्भ में। देखिए, पहले तो आप मान के चलिए कि LOC है क्या, क्योंकि अक्सर लोग LOC और LAC में कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल LAC जो है वो चीन के साथ लगता हुआ बॉर्डर है और LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ लगता है। दरअसल आपको पता है 1947 के अंदर जब कबायली आ गए थे 48 में और ये सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद UN में मामला चला गया। फिर ये तय हुआ कि जो जहाँ बैठा है सीज़फायर वॉल्यूशन के सीज़फायर के बाद वो वहीं बैठा रहेगा। तो अब पाकिस्तान की सेना जहां बैठी हुई है और हम जो बैठे हैं, तो एक लाइन डिमार्केटेड की गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। वो बेसिकली मार्केट है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई आप भी इस तरफ नहीं आएंगे और हम भी इस तरफ नहीं आएंगे जब तक ये मैटर पूरा रिजॉल्व नहीं होता। और ये सारी चीज़ें, ये लाइन जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में निकलती है या फिर वहाँ को रेखांकित करती है। करीबन 3500 किलोमीटर के करीब करीब ये लाइन है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब हम बात करते हैं, आप मान के चलिए कि इस पर हमने करीबन 2 से 3 जंग लड़ चुके हैं और अभी भी इसके बारे में कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर की या फिर LOC की, तब अभी भी यहाँ पर इन इलाकों में सीज़फायर वॉल्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ है। एक बात बताइए, जब भी LOC की बात होती है तो उसमें साथ साथ जिक्र होता है सियाचिन का। पहला सवाल मेरा ये है कि सियाचिन जहाँ पर है वहाँ तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों नहीं पहुँची, और दूसरा सवाल ये है कि सियाचिन में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले आप मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दें, फिर मैं दूसरे सवाल पे आपसे पूछूंगा। देखिए विष्णु जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, क्योंकि अक्सर लोग, मैंने आपको बताया ना, LAC को, सियाचिन को भी LAC मान लेते हैं। कई लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि बर्फीला इलाका है, लद्दाख का इलाका, तो ये भी LAC में। दरअसल ये LAC में नहीं आता है। भारत और चीन का विवाद सियाचिन को लेकर कभी नहीं था, लेकिन 84 के पहले जब ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान का विवाद, हाँ बिल्कुल, और चीन के विवाद में भी सियाचिन बाद में आया। दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर मैं आपको बताऊं कि 84 के पहले विवाद नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइल्टीट्यूड का एरिया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, पोस्ट के ऊपर भारत भी नीचे उतर जाता था, कल्पना भी नहीं की बिल्कुल इतनी ऊपर जाके कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा। 21,000 फीट की ऊंचाई है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर -50 डिग्री 60 डिग्री तक चला था। इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है सियाचिन को। लेकिन 84 से पहले भारत को ये इनपुट मिला कि लगातार पाकिस्तान यहाँ पर अपने ट्रूपर्स को भेजकर या फिर अपने स्पेशल इक्विपाइड अपने जो सोल्जर्स को भेजकर इसको कैप्चर करने वाला है। इसी के बाद ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और यहाँ पर फिर विवाद शुरू हुआ 84 के बाद। तो और इसके बाद से ही लगातार इसको भी मान के चलिए कि इसको LOC में इसलिए नहीं गिना जाता क्योंकि यहाँ पर कभी इस तरीके का विवाद नहीं था, नहीं इसको कभी जो उस तरीके से रिसर्च करके लाइन खींची गई है। बिल्कुल। और क्योंकि ये सारा इलाका जो था लद्दाख वाला, चाहे आप इसको करगिल कह लीजिए, आप द्रास कह लीजिए, आप सियाचिन कह लीजिए, इन इलाकों में, सियाचिन में खासतौर पर इतना विवाद नहीं था, लेकिन करगिल और द्रास में भी विवाद पैदा किया गया क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इतने हाइल्टीट्यूड में, क्योंकि यहाँ पर बने रहना बहुत मुश्किल है, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप भी इन पोस्टों से पीछे चले जाएंगे, हम भी इन पोस्टों से पीछे चले जाएंगे। लेकिन 84 में पाकिस्तान ने कोशिश की कि अपने ट्रूप्स को आगे भेज दे और सियाचिन अगर वो पहुंच जाते तो वो आप मान के चलिए श्रीनगर को या फिर लद्दाख को, इन इलाकों को बहुत आसानी से काट सकते थे। बिल्कुल। तो जो आपने समझाया उसके हिसाब से आप बता रहे हैं कि बहुत ठंडा इलाका है और वहाँ रहना बड़ी ही विषम परिस्थितियों में रहने जैसा होता है, तो इसके लिए खास तैयारी की ज़रूरत होती होगी भारतीय सेना को। बिल्कुल, यहाँ पर एक्लिमेटाइज करके सोल्जर्स को भेजा जाता है। करीबन महीने भर का प्रोसेस है, 15 से महीने भर का, और इसके अंदर खास तौर पे उनकी ब्रीदिंग, इनकी हर मेडिकल टेस्ट किया जाता है और रोटेशन करीबन 3 महीने, यानी हायर पोस्ट के ऊपर 3 महीने से ज़्यादा किसी सोल्जर को नहीं रखा जाता। और आप जिस तरीके से, हम क्योंकि LOC की बात कर रहे थे, LOC के अंदर भी डाइवर्जन है। डाइवर्जन कैसे है? उनकी इलाकों को देखकर। एक LOC आपने बता दिया, आप करगिल द्रास में है, फिर नीचे उतरेंगे, आप श्रीनगर की तरफ उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि केरन हो, मच्छिल सेक्टर हो, यहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। तीसरे पार्ट पर जब आप आते हैं, वो है जम्मू का इलाका। जम्मू के इलाके में ठंड भले ही इतनी ना पड़ती हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है,
पूरे साल भर, क्योंकि डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पर हाई 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई रहती है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। पूरे साल आतंकियों की घुसपैठ इन्हीं इलाकों से सबसे ज़्यादा की जाती है, और कश्मीर के इलाकों से इसलिए नहीं, क्योंकि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो पासेस बंद हो जाते हैं। तो ये इन्फिल्ट्रेशन रूट जम्मू की तरफ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कंपैरेटिवली टू कश्मीर की तरफ। तो हमारे सैनिकों को इस इलाके में रहने के लिए चुस्त तंदुरुस्त कैसे रखा जाता है? देखिए, इनके फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा तो इनकी मेंटल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि कैसे इनका कोई ऐसा एक्शन ना हो जो प्रिवेंटिव हो या फिर आप प्रोवोक ना कर दे दूसरी तरफ को, उसका ध्यान रखना होता है। आपको अपने फिजिकली भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना और एक्टिव रहना पड़ता है। तो माना जाता है कि हर 3-3, 4-4 घंटे की पोजीशनिंग के बाद उनको रेस्ट दिया जाता है, फिर दोबारा से आते हैं। तो ये रोटेशन चलता रहता है पूरे दिन में, और इसी बेसिस पे उनको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ता है। कोई अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उनको इवैक्यूएट करना, ये सारे प्रोसेस बहुत लंबे समय से फॉलो किए जा रहे हैं इन पूरे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर। तो एलएसी पर तो ये कहा जाता है कि वहाँ से इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल होता है, यही स्थिति सियाचिन में भी है क्या? देखिए, इवैक्यूएट करना हर जगह से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे सॉर्टी दिन में 1 या 2 बार ही हो सकती है। सॉर्टी यानी आप अपने चॉपर्स को भेजते हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं, क्योंकि बिल्कुल उतर पाएंगे, वेदर कैसा होगा। तो ये परिस्थिति एलओसी पर भी रहती है, लेकिन एलओसी पर इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको 3 पार्ट बताए उसमें जो जम्मू का रीजन है, कश्मीर के कई रीजन्स में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सियाचिन या आगे के इलाकों में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जम्मू के रीजन में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से, क्योंकि हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विष्णु जी, अब थोड़ा ऊपर चलेंगे, जिसको पहले पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था, जो कि गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, जो है तो भारत का इलाका लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। अब वहाँ पर चीन की एंट्री हो गई है, और वहाँ पर बेस में वो लोग जहाज भी रख रहे हैं, मिसाइलें लगा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है भारत के लिए। देखिए, ये भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप जिस बेस की बात करते हैं वो स्कार्डू बेस है, और ये पीओके में है, और बहुत करगिल के या द्रास के आप कह सकते हैं करीबन 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये है। अब इम्पॉर्टेंट प्ले है हमें जानना कि आखिरकार पीओके में चीन का इंटरेस्ट एक तो सीपेक को लेकर भी है, क्योंकि वो चाहता है कि सीपेक का रूट पीओके से ही निकल रहा है, उसको सिक्योर करना, और दूसरा इसका इंटरेस्ट है कि अगर भारत कभी भी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल भारत ने जो 370 हटाया, उसके बाद भारत लगातार पीओके को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिवली ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम कर रहा है। तो चीन ये चाहता है कि अगर चीन वहाँ बैठ जाएगा तो वो उसमें एक और पार्टी बन जाएगा। तो ये सारा डिप्लोमेटिक गेम चीन खेल रहा है, अपने आप को सिक्योर भी कर रहा है और डिप्लोमेटिक गेम भी खेल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पीओके का इलाका, विष्णु जी, हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और पीओके के लिए भारत का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था कि पीओके हमारा है और हम उसको लेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जाकर लेना हो, चाहे उसकी मिलिट्री ऑप्शंस तलाशने हो, लेकिन हम उसको लेकर रहेंगे। तो तैयारी कैसी है वहाँ पर भारतीय सैनिकों की, भारतीय सेना की? साजो सामान, हथियार वगैरह ठीक से वहाँ पर हैं हमारे तैनात? बिल्कुल। आप करगिल की वॉर के पहले के सिनेरियो में जाएं तो एक्टिव इतना नहीं था, लेकिन करगिल में ये देखा गया कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी करता है, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसको ब्रीच करने में पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि करगिल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमारे उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि इन पोस्टों को भारी बर्फबारी और टेम्परेचर के चलते खाली कर दिया जाएगा। तो अब ये माना गया कि साल भर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगी ऐसे इलाकों के अंदर, चाहे वो करगिल हो, द्रास हो, या एलओसी के दूसरे इलाके। और करगिल मैं आपको बता रहा हूँ, मच्छिल हो, चाहे आपका आप में कह सकते हैं कि केरन सेक्टर हो, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर्स हैं। और अभी जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि पीओके को भी दोबारा से एक्टिव किया जाए। आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको डिफेंस न्यूज़ में देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और याद रखिए बाकी सभी खबरों के लिए आप हमेशा देखिए TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद।